Good morning, students. BA सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी क्लास में हम बात कर रहे हैं आज पेपर फर्स्ट के बारे में, जिसका नाम है रिसोर्स ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल। आज इस क्लास के अंदर हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें से शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में आए हैं। यानी कि शॉर्ट नोट्स के बारे में आपके पेपर में इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जनरल टॉपिक्स हैं और ये मानव जीवन के दैनिक जीवन से संबंधित टॉपिक हैं। तो आज हम इस क्लास के अंदर टॉपिक जो डिस्कस कर रहे हैं वो है रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि संसाधन और पर्यावरण के बारे में। रिसोर्स एंड एनवायरनमेंट, पर्यावरण और संसाधन के बारे में हम बात करते हैं। मानवीय जो क्रियाकलाप होते हैं, ह्यूमन जो एक्टिविटी है, और जो भौतिक पर्यावरण होते हैं यानी कि फिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इनके जो आपसी संबंध हैं, इनको समझना भूगोलवेत्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। मानवीय दृष्टिकोण से भौतिक पर्यावरण संसाधनों का एक बहुत बड़ा भंडार उपलब्ध होता है, और भौतिक पर्यावरण में संसाधन वो वस्तु होती है जो मानव मात्र के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से उपयोगी होती है। कोई भी वस्तु संसाधन तब बन पाती है जब लोगों को उसका ज्ञान उपलब्ध हो और उसे प्राप्त करने के लिए तकनीकी साधन उपलब्ध हो, तभी उस वस्तु को संसाधन के रूप में माना जाता है। जैसे प्रकृति के द्वारा हमें कोई वस्तु दी गई, लेकिन हमें यानी कि मनुष्य को उसके कोई उपयोग की जानकारी नहीं है, तो वो हमारे लिए बेकार है। लेकिन जब हमें उसका उपयोग पता होगा और हम उसे प्राप्त करने के लिए हमारे पास तकनीकी साधन उपलब्ध होंगे, तभी उस वस्तु को हम संसाधनों की श्रेणी में रख पाएंगे। और लोग जो है वर्तमान समय के अंदर वो बिना सोचे बिना समझे ही संसाधनों का उपयोग करते जा रहे हैं। ऐसी रणनीति विकसित हो जो संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करे और इसके दुरुपयोग को कम कर सके, इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है उसका डेवलपमेंट किया जाना चाहिए। इस तरीके से संसाधन में जो तीन दुरुपयोग देखने को मिलते हैं। जैसे एक दुरुपयोग ये होता है कि मनुष्य द्वारा जो गलत संसाधन है, जैसे ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, इनका बहुत ओवर एक्सप्लोरेशन हो रहा है, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में इनका दोहन किया जा रहा है। दूसरा दुरुपयोग ये है कि मनुष्य जो है प्रदूषण के द्वारा संसाधनों का विनाश करता जा रहा है। यानी कि मनुष्य प्रदूषण करता है पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के, जिससे संसाधनों का क्या हो रहा है, लगातार नुकसान होता जा रहा है, लगातार उनकी मात्रा में कमी आती जा रही है। और तीसरा जो उपयोग है इसका वो होता है कि मनुष्य विशेष रूप से वैश्विक भोजन की आपूर्ति के लिए जो वृद्धि कर रहा है, वो आवश्यक संसाधनों का उसमें पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर रहा है।
इसलिए मनुष्य ने अपनी जो टेक्नोलॉजी और जो वैज्ञानिक क्षमता है उसके द्वारा कृषि, सिंचाई, खनन, उद्योग, परिवहन, वानिकी, फॉरेस्ट्री और भूमि प्रबंधन ऐसे अन्य क्षेत्रों के अंदर तेज गति से विकास कार्य किया है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण क्या है, ऐसा करने से ऐसा विकास तो मनुष्य ने कर लिया है, लेकिन ऐसा विकास करने से क्या हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण का बहुत अधिक मात्रा में नुकसान हुआ है, बहुत अधिक हानि हुई है। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग के अनुसार यानी कि वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि विश्व आयोग है जो पर्यावरण और विकास के ऊपर कार्य कर रहा है। इसका मानना है कि पर्यावरण विघटन, निर्धनता और प्रदूषण में जो लगातार वृद्धि हो रही है वो अभी भी जारी है, लगातार बढ़ती जा रही है। जनसंख्या की बहुत तेज गति से वृद्धि, संसाधनों और प्राकृतिक तंत्रों का अधिकतम मात्रा में दुरुपयोग और प्रदूषण जो है वो जैवमंडल के ऊपर दबाव डालते जा रहे हैं। मेगा प्रौद्योगिकी अपशिष्टों के निस्तारण की समस्या में वृद्धि कर रही है, यानी कि जो वेस्ट होता है उसको डिस्पोजल जो किया जाता है उसकी समस्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। और औद्योगिक क्रांति जो है वो पर्यावरण और मानवता के लिए एक महान संकट के रूप में, चुनौती के रूप में सामने खड़ी है। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट थी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बहुत अधिक जरूरत थी, लेकिन ये जो रेवोल्यूशन हुई है इंडस्ट्रियल एरिया में, इसके द्वारा क्या हुआ कि एक नई तरीके की चुनौती मनुष्य के सामने आ गई है, जिससे बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो गई है। तो इस तरीके से पर्यावरण जो है वो कई प्रकार के भौतिक और जैविक कारकों का एक सम्मिश्रण होता है, और ये एक जो ऐसा इंटीग्रेटेड हम कह सकते हैं एक सिस्टम है जिसमें सभी प्रकार के भौतिक तत्व इस तरीके से इंटरैक्शन करते हैं जिससे एक संतुलन हमेशा बना रहे। भौतिक तत्व जैसे हम रिलीफ फीचर्स की बात करें, बच्चों की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें, क्लाइमेट की बात करें, सॉइल्स के बारे में बात करें हम, और जो वाटर सोर्सेज हैं, जलाशय जो है, इन सब के बारे में बात की जाए तो ये सभी पार्ट क्या है, फिजिकल एलिमेंट्स है, यानी कि भौतिक तत्व हैं। और दूसरे जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं जैसे जैविक कारक जिनको हम कहते हैं, जिसमें प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं, ये सभी मानवीय क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं और मनुष्य अपने पर्यावरण का प्रयोग विकासात्मक क्रियाकलापों के लिए ही मुख्य रूप से करता है। और ऐसा करते हुए मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक तंत्र को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उसे भंग किया जा रहा है, जिससे पर्यावरण का लगातार विघटन होता जा रहा है। पर्यावरण जो है कई तरीके से विकसित होता जा रहा है, अलग अलग रूपों में, जिसके अंदर कई पार्ट्स शामिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पर्यावरण विघटन के प्रक्रम के बारे में। प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि पर्यावरण का जो लगातार नुकसान हो रहा है उसको किन प्रक्रमों के माध्यम से हो रहा है, किन रूपों में हो रहा है, उसके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। तो प्रकृति का जो पर्यावरण तंत्र है एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रक्रिया के द्वारा साम्यावस्था यानी कि स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम के अंदर रहता है। ये एक ऑटोमेटिक जो हम कहें कि स्वयं के द्वारा नियंत्रित किया हुआ और एक इक्विलिब्रियम के रूप में ये लगातार बना रहता है। लेकिन मनुष्य अपने पर्यावरण को इतना अधिक परिवर्तित कर देता है कि उसका रिस्टोरेशन यानी कि पुनः स्थापन नहीं हो पाता, और प्राकृतिक प्रक्रमों में जो दर होती है और उसकी जो परिमाण होती है उसमें इतनी अधिक वृद्धि मनुष्य के द्वारा कर दी जाती है कि वो पर्यावरण के लिए खतरा बन जाती है, नुकसानदायक बन जाती है। मानव की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो पर्यावरण के विघटन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी उनको माना जाता है कि मनुष्य के द्वारा जो आर्थिक क्रियाएं की जा रही है उनके द्वारा पर्यावरण का सबसे अधिक मात्रा में
डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि विघटन हो रहा है। तो मानव जनित जो प्रक्रम है जिनके द्वारा पर्यावरण का विघटन हो रहा है वो कई रूपों में हो रहा है। उसके कई कारण हैं। क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है कि प्राकृतिक पर्यावरण के जो घटक होते हैं उनमें रूपांतरण हो रहा है। जैसे भूमि उपयोग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। पहले उनके ऊपर वनों का विस्तार था, उनको काट करके क्या किया, कृषि के लिए अनुकूल बनाया, कृषि उस पर करते रहे, मिट्टी की उपजाऊता खत्म हो गई, उसका उर्वरपन खत्म हो गया। अब मनुष्य ने उसको अन्य उद्योगों में, अन्य कार्यों में ले लिया है। तो इस तरीके से प्राकृतिक पर्यावरण के जो घटक थे उनमें लगातार परिवर्तन किया जा रहा है मनुष्य के द्वारा, चाहे वो भूमि के बारे में हो, चाहे वो पर्यावरण संबंधी हो, सभी प्रकार से उसमें रूप परिवर्तन किया जा रहा है। दूसरा जो कारण है वो है कि मौलिक वनस्पति और जंतु स्पीशीज का लगातार विनाश होता जा रहा है। यानी कि ऐसी वनस्पति जो अपने मूल रूप में थी वो समाप्त की जा रही है, और जंतुओं की जो विभिन्न प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनका भी मानव के द्वारा लगातार विनाश किया जा रहा है, और उसकी जगह किसी अन्य प्रकार की जो प्रजातियां हैं उनको वहां पर स्थापित किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल के अंदर कोई जानवर मर जाता था तो उसके लिए वहां पर उसके मांस को खाने के लिए एक बहुत बड़ा जीव आता था, और ये समूह के रूप में होते थे जिनको गिद्ध बोला जाता था। वर्तमान समय में वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देते हैं, वो समाप्त हो गए हैं। तो इस तरीके की स्थितियां मानव के द्वारा लगातार उत्पन्न की जा रही है। नेक्स्ट जो कारण है वो है कि किसी भी क्षेत्र के अंदर बाहरी वनस्पतियों और जीव जंतुओं की जो प्रजातियां हैं उनको स्थापित करने का कारण, यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर किसी दूसरे क्षेत्र की जो वनस्पतियां हैं वो लाकर वहां पर लगाई जा रही है, और इसी तरीके से जो अन्य क्षेत्र के जीव जंतु हैं उनको लाकर, उनकी जो प्रजातियों को लाकर वहां पर रिप्लेस करने का कार्य मानव के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि रासायनिक उर्वरक जो है, कीटनाशक और इन सभी तत्वों का जो उपयोग मानव के द्वारा किया जा रहा है, जिससे भूमि के उपयोग में तो परिवर्तन हो ही रहा है, साथ ही साथ भूमि की क्षमता का भी नाश हो रहा है। भूमि की क्षमता का नाश हो रहा है तो कृषि फसलों का उत्पादन भी निरंतर घटता जा रहा है, और उसके द्वारा जो अन्य उपलब्ध संसाधन है उनकी मात्रा में भी लगातार कमी आ रही है, जिसके कारण मनुष्य के द्वारा इनका बहुत अधिक मात्रा में दुरुपयोग या शोषण कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट कारक है कि वायुमंडलीय गैसों के अनुपात में भी परिवर्तन मनुष्य के द्वारा किया जाना। वायुमंडल की जो गैस है, प्रदूषण भी मनुष्य के द्वारा हो रहा है, और प्रदूषण के द्वारा जैसे फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, इनसे जो निकलने वाला जहरीला धुआं होता है इसके द्वारा वायुमंडल को नुकसान पहुंचाया जाता है और वायु प्रदूषित हो जाती है, चाहे वो धुएं से हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो। तो उसके द्वारा वायुमंडल की जो गैसें हैं उनको लगातार हानि पहुंचाई जा रही है, जिससे वायुमंडल का जो एक बैलेंस था, जिसके अंदर गैसों का जो बैलेंस था वो भी परिवर्तित हो गया है, उसमें भी डिस्टरबेंस आ गया है। ये सब प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है? मानव के द्वारा। नेक्स्ट कारक है कि पर्यावरणीय जो प्रक्रम है उनमें लगातार हेरफेर किया जाना, यानी कि जो प्राकृतिक संसाधनों का जो एक प्रोसेस है उसमें मनुष्य के द्वारा अपना दिमाग लगा करके उनके अंदर हेरफेर करने की जो प्रोसेस है, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में है। जैसे हम कहें कि मनुष्य पहले पूर्ण रूप से वर्षा प्राकृतिक रूप से ही वर्षा के ऊपर निर्भर करता था, लेकिन पिछले कुछ समय से हम देखते हैं कि कृत्रिम वर्षा का भी क्रेज बढ़ा है, जिसके कारण क्या है कि वर्षा कराने के लिए क्लाउड सीडिंग की जाती है, यानी कि मेघ बीज कराए जाते हैं। तो इसके इस तरीके की प्रोसेस प्राकृतिक जो व्यवस्था है उसको चुनौती देने के समान है, जिसके कारण भी प्रकृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नेक्स्ट कारण है कि विशेष रूप से जो नष्टशील संसाधन है उनका अत्यधिक मात्रा में दोहन किया जाना। जैसे हम कहें कोयले का भी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत अधिक मात्रा में लगातार दोहन किया जाता रहा है, और उस दोहन के द्वारा
जब दोहन किया जाता रहा है तो एक मात्रा उसकी जब ऐसी आती है कि वो समाप्त होने की स्थिति में होते हैं, तब मनुष्य के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो इसके ऊपर ही डिपेंड रहता है। तब मनुष्य को लगता है कि हमने बहुत अधिक मात्रा में अविवेकपूर्ण इनका दोहन किया है, इनका शोषण किया है। तो इस तरीके की प्रोसेस भी मनुष्य के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अपनाई जा रही है और संसाधनों का बहुत अधिक तेज गति से लगातार शोषण और दोहन किया जा रहा है। नेक्स्ट कारण है औद्योगिक विस्तार और नगरीकरण, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो लगातार इंडस्ट्रीज का एक्सटेंशन किया जा रहा है, बढ़ाई जा रही है, यानी कि जिन क्षेत्रों में प्राचीन काल के समय में वनों का विकास पाया जाता था, वहां पर वनों को हटा करके मनुष्य के द्वारा वनों को बहुत तेज गति से उनका दोहन किया गया है, उनको काटा गया है और वहां पर इंडस्ट्रीज की स्थापना की गई है। उस इंडस्ट्रीज की स्थापना के कारण क्या हुआ कि वहां का जो प्राकृतिक पर्यावरण है वो क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। डिस्टर्ब हुआ तो वहां पर जो उपलब्ध संसाधन थे उनका उपयोग लगातार क्या हो गया, बिगड़ गया। लगातार मनुष्य के द्वारा नगरीकरण के प्रोसेस में भी विस्तार किया जा रहा है, वृद्धि हो रही है। नगरीकरण के इस प्रोसेस के द्वारा जो प्राकृतिक संसाधन है उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है, वन क्षेत्रों में निरंतर कमी आ रही है, कृषि फसलों का उत्पादन घटता जा रहा है। तो इस तरीके की अवस्थाओं के कारण जो पर्यावरणीय विघटन की प्रोसेस है वो लगातार बढ़ती जा रही है। नगरीकरण के प्रोसेस के द्वारा प्रदूषण की मात्रा में भी वृद्धि हो रही है और साथ ही साथ जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी यहाँ पर जनित हो रही है, मानव की जनित है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं, शुद्ध खान पान नहीं रह गया है। तो इस तरीके की प्रोसेस लगातार ये पर्यावरण विघटन को दर्शाती है। और लास्ट कारण इसका जो है वो है खनन क्रिया, खनिजों का निष्कर्षण, यानी कि प्रकृति के आंतरिक भाग, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है वहां पर जो उपलब्ध संसाधन है खनिज में, उनका लगातार मानव के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उनका दोहन किया जा रहा है। तो इनका दोहन करने के कारण लगातार इनका जो दोहन कार्य हो रहा है, दोहन किया जा रहा है, वो लगातार कहीं न कहीं मनुष्य के द्वारा पर्यावरण का विघटन कर रही है और लगातार इसे क्षेत्र से खनिजों को निकालना जाना भी उस क्षेत्र के लिए बहुत अधिक नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही वहां पर किसी संसाधन की जब अनुपलब्धता हो जाएगी, संसाधन वहां पर खत्म हो जाएंगे, तो क्या होगा कि संसाधन जब समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वहां उस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की क्रियाविधि आगे संभव नहीं हो पाएगी और वो क्षेत्र क्या बन जाएगा, विरान बन जाएगा। तो इस तरीके की समस्याएं जो है वो ये सभी कारण हैं जो पर्यावरणीय विघटन के कारण हैं, उनके कारक हैं जिनके द्वारा पर्यावरण का डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि उसका नुकसान हो रहा है। आगे इन सब के बारे में आगे हम बात करते हैं पर्यावरण विघटन के कारणों के बारे में कि क्या कारण है जिनके द्वारा पर्यावरण को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है, डिग्रेडेशन किया जा रहा है।
पर्यावरण विघटन के कारणों की बात की जाए तो मनुष्य और उसकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं या उसके द्वारा जो भी की जाने वाली क्रियाएं हैं, ये सभी पर्यावरण विघटन के प्रमुख कारण के रूप में हैं। जब सभ्यता का उदय हुआ था शुरुआत में ही, तो तभी से लेकर मनुष्य ने प्रकृति को अपने अस्तित्व और आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपयोग में लिया है। मनुष्य ने प्रकृति का शोषण और जो पारिस्थितिक तंत्र है इसका लगातार विनाश किया है। जनसंख्या की अत्यधिक होने के कारण, नगरीकरण की प्रोसेस और औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण जो है बहुत अधिक विकसित हुआ है। या हम कह सकते हैं कि पर्यावरण विघटन के जो कारण है उनमें सबसे महत्वपूर्ण है जनसंख्या की तेजी से वृद्धि होना, नगरीकरण की विस्तार जो लगातार विस्तार होना, और इंडस्ट्रीज यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है, औद्योगिकीकरण की जो नीति है इसका बहुत अधिक तेज गति से विकास करना, वृद्धि करना, ये पर्यावरण विघटन के महत्वपूर्ण कारण है। पर्यावरण विघटन के मनुष्य में जो है भूमिका हुई है प्राविधिक यानी कि टेक्नोलॉजी का जब मनुष्य ने उपयोग किया है तो उसके द्वारा टेक्नोलॉजी के जो अत्यधिक मात्रा में उपयोग किया गया है, तो अविवेकपूर्ण उपयोग के कारण अनेक प्रकार के पर्यावरण प्रदूषण मानव के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। पर्यावरण विघटन में मनुष्य की भूमिका के ऊपर रिसर्च किया था और उन्होंने बताया, एक विद्वान थे दासमैन, जिन्होंने 1976 के अंदर बताया था कि मानव प्रजाति एक ऐसे बंदर की तरह है जिसके हाथ में ग्रेनेड है। यानी कि मानव प्रजाति एक ऐसे बंदर के समान उन्होंने बताई जिसके हाथ में ग्रेनेड उन्होंने बताया। और उन्होंने आगे कहा कि कोई भी यह नहीं बता सकता कि कब वह ग्रेनेड के पिन को खींच देगा जिससे सारा संसार नष्ट हो जाएगा। यानी कि ग्रेनेड को जब चलाया जाता है तो उसमें जो पिन होती है उसको खींच के उसको ब्लास्ट कर दिया जाता है जिससे सभी का नुकसान होता है। तो दासमैन ने भी यही कहा है कि मनुष्य जो है, एक मानव प्रजाति जो है एक ऐसी बंदर की तरह है जिसके स्वयं के हाथ में एक ग्रेनेड है और वो विकास की अवस्था में इतना अधिक हो गया है कि उसे ये नहीं मालूम कि वो इस विकास की प्रगति की अवस्था में जाते जाते कब उस ग्रेनेड की पिन को खींच देगा। क्यों? क्योंकि उसको खुद को केवल विकास दिख रहा है, आर्थिक क्रियाएं दिख रही हैं, बस वो उसी पे ध्यान दे रहा है। इसके अलावा मानव प्रजाति के द्वारा किसी भी चीज के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरीके की विशेषता बताई थी दासमैन ने, जिन्होंने कहा था कि मनुष्य स्वयं एक ऐसे बंदर की तरह है जिसके हाथ में ग्रेनेड है और ये भी नहीं पता कि कब मनुष्य स्वयं इसकी पिन को खींच देगा और इसका फिर क्या होगा, पिन खींचने के बाद में पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। इसका मतलब कि मनुष्य जो है वो प्राकृतिक जो संसाधन उपलब्ध है पृथ्वी पर उनका इतना तेज गति से दोहन कर रहा है, शोषण कर रहा है कि कब वो खत्म हो जाएंगे किसी को कोई जानकारी नहीं है। और वो जब खत्म हो जाएंगे तो मनुष्य का अस्तित्व स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। अनेक विद्वान हैं जूडो ईसाई धार्मिक परंपरा की शिक्षा से प्रेरित हुए हैं। उन्होंने ये कहा है कि मानव जो है वो सभी प्राणियों के अंदर सर्वश्रेष्ठ है और प्रत्येक वस्तु उसके उपयोग और उसके मनोरंजन के लिए बनाई गई है। तो इनका मानना यह है कि मनुष्य जो है वो सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त करने वाला या सबसे अधिक दिमागधारी जीव है, जो प्रत्येक वस्तु को उसके मनुष्य के अनुकूल बनाया गया है, उसके उपयोग के लिए, उसके मनोरंजन के लिए। तो इस विचारधारा ने जो है प्रकृति को दास समझते हुए मनुष्य को प्राकृतिक संसाधनों के शोषण के लिए क्या हुआ, प्रेरित किया कि प्रकृति तो केवल दास है, मनुष्य ही उसका अपने विवेक से, अपने दिमाग से उपयोग कर सकता है। और जब मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का बहुत तेज गति से दोहन किया है, शोषण किया है, तो उसको परिणामों की भी बहुत अधिक चिंता नहीं रही और ये परिणाम ही
वर्तमान समय के अंदर पर्यावरण विघटन के लिए उत्तरदायी कारक हो गए हैं। आर्थिक निश्चयवाद की जो भौतिकवादी विचारधारा है, इसके द्वारा पाश्चात्य संसार और उसके जो उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका अत्यधिक मात्रा में शोषण किए जाने को प्रोत्साहित किया गया और अनेक जो विश्वव्यापी पर्यावरणीय पारिस्थितिकी समस्याएं हैं, उनको जन्म दिया गया है। कुछ पर्यावरणीय समस्याओं का जो महत्वपूर्ण है, उनके बारे में हम आगे बात कर रहे हैं कि पर्यावरणीय समस्याएं हैं जो बहुत अधिक लगातार बढ़ती जा रही हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक्स को जोड़ करके आपके लिए क्वेश्चंस दिया जाता है जो शॉर्ट नोट के रूप में होता है। जैसे आपको कोई भी तीन पर्यावरणीय समस्याएं दे दी और उन तीन में से आपको कोई सी भी एक या दो पर्यावरणीय समस्याओं को शॉर्ट के रूप में समझाना है, शॉर्ट रूप में उसको एक्सप्लेन करना है। तो ऐसी पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स यानी पर्यावरणीय समस्याएं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ओजोन परत का क्षय। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर यानी ओजोन परत का क्षय होगा, नुकसान होगा। ओजोन गैस शुरू से आप लोग पढ़ते हैं, समझते आए हैं। तो ओजोन गैस क्या है? वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण गैस है जो समताप मंडल के अंदर एक रक्षा कवच के समान, मनुष्य जाति के रक्षा कवच के समान बिखरी हुई गैस है। और ये ओजोन गैस क्या करती है? जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज होती है, यानी कि जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज जिनको होती हैं, इनको अवशोषित करती हैं और अवशोषित करने के बाद पृथ्वी के धरातल तक उसका जो नुकसान होता है, दुष्प्रभाव होता है, उससे मानव जाति की रक्षा करती है। यानी कि ये एक ओजोन लेयर है, ये वायुमंडल समताप मंडल के अंदर इस तरीके से फैली हुई है। जब हम वायुमंडल पढ़ेंगे तब आप उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें समताप मंडल के अंदर ये इस तरीके से फैली हुई है। लास्ट क्लास में भी आपने जैसे डिस्कस किया, हमने बात की थी क्लाइमेट के बारे में, तो उसमें हमने एटमॉस्फेयर के बारे में डिस्कस किया था। तो आपको उसमें बताया गया था कि किस तरीके से वायुमंडल का कंपोजिशन होता है, कौन सी लेयर कहाँ होती है। तो ऐसे वायुमंडल के अंदर एक लेयर बिछी हुई है, बिखरी हुई है, जिसका नाम है समताप मंडल। और इस समताप मंडल के अंदर ही कौन सी गैस है? ओजोन गैस, जिसे O3 बोला जाता है। ओजोन गैस का विस्तार यहाँ समताप मंडल के अंदर पाया जाता है। ये क्या करती है कि जो सूरज है, इससे आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, यूवी रेज, ये कैसी होती हैं? हानिकारक होती हैं। तो ये गैस जो है हानिकारक पराबैंगनी किरणें यानी कि यूवी रेज को अवशोषित कर लेती हैं और उनको अवशोषित करने के बाद में जो मनुष्य के ऊपर इन फर्कों का, या जो हम कहें कि ये जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों का जो प्रभाव होता है, जो नुकसान होता है, दुष्प्रभाव होता है इन किरणों का, वो हम तक नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि उसको अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन गैस के द्वारा, जिससे मनुष्य की प्रजाति की सुरक्षा होती है इन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से। तो इसके दुष्प्रभाव से रोकने का कार्य ओजोन गैस के द्वारा किया जाता है। ओजोन गैस दोहरे अस्तित्व वाली गैस होती है। धरातल के पास नहीं, ये स्वास्थ्य के लिए एक खतरे के रूप में है, लेकिन जबकि ऊपरी वायुमंडल में गैस क्या करती है? सुरक्षा कवच की समान कार्य करती है। ये गैस यदि धरातल के पास में यदि बिखरी हुई मिलेगी तो ये मानव जाति के लिए नुकसानदायक होगी, लेकिन जब ये गैस ऊपरी वायुमंडल में परत के रूप में बिखरी हुई है तो ये सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं
उनसे मानव समुदाय की सुरक्षा करती है और हानिकारक प्रभावों को रोकने से बचाती है। पृथ्वी तल पर पहुंचने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं ये स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक होती है। इससे कई प्रकार की बीमारियां जन्म लेती हैं, जिसमें मोतियाबिंद, अंधापन, स्किन कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां सूर्य की ये पराबैंगनी किरणों के द्वारा होती हैं। तो हम समझ सकते हैं कि ओजोन जो गैस है ये कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा बहुत ही जो महत्वपूर्ण कहने वाली बहुत ही जो नुकसानदायक किरणें हैं उनको आने से रोकती है ये ओजोन गैस। इस गैस के द्वारा इम्यून सिस्टम भी प्रभावित होता है, रोग क्षमता जो तंत्र है वो भी प्रभावित होता है, और इस गैस के द्वारा जो है पौधों का विकास भी रुक जाता है। ये जो यूवी रेज हैं इनके द्वारा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस को भी डिस्टर्ब किया जाता है इन यूवी रेज के द्वारा, और साथ ही साथ जो सागरीय पारितंत्र हैं उनकी उत्पादकता में भी कमी के लिए ये यूवी रेज को ही उत्तरदायी माना जाता है। तो इन सभी समस्याओं से सुरक्षा करती है ओजोन गैस। ओजोन गैस का अवक्षय हो रहा है, यानी कि लगातार इसके जो ओजोन गैस की जो मोटाई है वो लगातार कम होती जा रही है। क्यों? प्रदूषण के द्वारा। तो ओजोन गैस के जो अवक्षय है वो जैव मंडल के विकिरण और ऊष्मा संतुलन के अंदर परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न कर देगा, जिसके दुष्प्रभाव क्या होंगे? पारितंत्र की उत्पादकता, पारिस्थितिकी स्थिरता और समस्त जो पर्यावरण संतुलन है इनके ऊपर नकारात्मक प्रभाव हो जाएगा। पराबैंगनी जो किरण है इनकी जब धीरे धीरे वृद्धि होती चली जाएगी तो इसकी वृद्धि से तापमान के ऊपर, तापमान में भी लगातार वृद्धि हो जाएगी, जिससे लगातार तापमान में वृद्धि होती जाएगी। तो पृथ्वी का जो तापमान है, औसत टेम्परेचर है वो भी बढ़ जाएगा, और जब पृथ्वी पर औसत टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसके द्वारा जो वर्षा की व्यवस्था होती है उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, और उससे जो जलीय चक्र है, जो अन्य जैव भू रासायनिक चक्र हैं, बायो जीव केमिकल साइकिल्स, इनको भी प्रभावित किया जाएगा। ओजोन का क्षय होना, और ओजोन का क्षय होने के कारण जो हरित ग्रह गैसें हैं इनके उत्पन्न होने से, यानी कि ओजोन गैस का लगातार नुकसान होता जा रहा है, इसकी मोटाई में कमी आते जाने के कारण हरित गृह गैसेस यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा इसके उत्सर्जन से वैश्विक ऊष्मन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और जो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है इससे प्रवालों का जो व्यंजन होता है उसके लिए भी इस ओजोन गैस का महत्वपूर्ण नुकसान होना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में हो रहा है। यानी कि कोरल जो ब्लीचिंग होती है, प्रवालों का जो व्यंजन होता है, जो प्रवाल बस एक तरीके की वनस्पति जो होती है समुद्रों के अंदर, वहां उसका जो लगातार ह्रास हो रहा है, कमी हो रही है, निरंतर उनका नुकसान हो रहा है, उसके लिए भी ग्लोबल वार्मिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है? क्यों? क्योंकि ओजोन गैस की जो परत है वो जो उसकी मोटाई है वो लगातार कम होती जा रही है, जिसके कारण क्या हुआ कि इसके कारण ओजोन गैस के परत मोटाई जो है वो कम होने के कारण टेम्परेचर, पृथ्वी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक ऊष्मन की स्थिति उत्पन्न हो रही है, और इसके द्वारा लगातार तापमान में वृद्धि होती जा रही है। विश्व के जो 60 देश हैं उनके उष्णकटिबंधीय सागरों के अंदर उपस्थित जो प्रवाल हैं उनमें 1997-98 के दौरान प्रवाल विभंजन और बड़े पैमानों पर बहुत अधिक पैमाने के ऊपर प्रवालों की मृत्यु हुई थी। तो इस तरीके की ये चुनौतियां ओजोन क्षय होने के कारण हो रहा है, ओजोन परत का डिप्लेशन होने के कारण हो रहा है,
और ओजोन परत के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में मनुष्य को नुकसान होता है। और इसके जो अन्य और प्रभाव हैं उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास